मैं एक मेंटल हॉस्पिटल में रिसर्च के लिए गई। वहाँ पर मैंने अपना हुलिया पागलों की तरह बना लिया था, क्योंकि मैं वहाँ 3 महीने तक पागल बनकर रही थी। तभी मैं जान पाती कि पागल लोगों की पीड़ा समझने के लिए मुझे खुद को पागल बनाना पड़ गया था। मैं वहाँ उनकी जैसी ही जिंदगी गुजार रही थी। सब कुछ ठीक था। वो एक नॉर्मल मेंटल हॉस्पिटल था। एक दिन मेरी नज़र एक लड़की पर गई जिसकी उम्र मुश्किल से 17 साल होगी, जो बहुत ही खूबसूरत और कम उम्र की लड़की थी। मगर वो लड़की बाकी मेंटल पेशेंट से बिल्कुल अलग थी। उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि वो पागल है, बल्कि उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो सारा दिन नशे में रहती है। एक दिन मैं उसके करीब जाकर बैठ गई। उस दिन वो होश में थी। मुझे लगा कि वो मेरे पास बैठकर कुछ पागलपन वाली हरकतें करेगी, मगर उसने तो मेरे कान में एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मैं सोचने पर मजबूर हो गई थी कि ये लड़की यहाँ पर कैसे आई। मेरा नाम काव्या सिंह है और मैं एक मेडिकल स्टूडेंट थी। मेरा इंटरेस्ट मेडिकल लाइन में बहुत था। मैं एक साइकेट्रिस्ट बनना चाहती थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई और मुझे अपना ये सपना जैसे तैसे पूरा करना था। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया और मैं अपना सपना पूरा करने में कामयाब रही थी। मगर उससे पहले मुझे मेंटल हॉस्पिटल में जाकर पागल लोगों पर रिसर्च करनी थी कि आखिर पागल लोग कैसे होते हैं और किन किन तरह के पागल लोग पाए जाते हैं और उनका पागलपन कितनी हद तक रहता है। उनमें ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो उन्हें पागल करने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिन पर मुझे रिसर्च करनी थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं पागलपन की एक्टिंग करके मुझे खुद को अस्पताल तक पहुंचाना होगा और वहां जाकर पागल लोगों के साथ रहकर पागल लोगों की हर छोटी बड़ी कमी को महसूस करना होगा, क्योंकि ऐसे लोगों का इलाज करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ऐसे लोगों पर आखिर क्या बीतती है। मैंने अपनी एक दोस्त की मदद से एक प्लान बनाया। एक अच्छा और एक कामयाब डॉक्टर बनने के लिए मैंने अस्पताल के अंदर पागल बनकर दाखिल होने के लिए अपने एक दोस्त की मदद ली, जो कि इस अस्पताल में नर्स की नौकरी किया करती थी। उसने मेरी बहुत मदद की थी। उसने अस्पताल में मुझे दाखिल करवा दिया, मेरी पहचान छुपाई और उसने ही मुझे अपने अस्पताल में एडमिट करवाया था। डॉक्टर को मेरी सारी कंडीशंस बताई गई थी। मैं पागल नहीं थी, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, मगर मुझे सिर्फ पागल लोगों के साथ रहना था और उनकी बीमारियों के बारे में परखना था। इसलिए हॉस्पिटल के अंदर का सारा माहौल मेरी दोस्त ने संभाल लिया था। मेरी दोस्त का नाम अवंतिका था और मैं बड़ी खामोशी के साथ मेंटल हॉस्पिटल के अंदर मरीज बनकर दाखिल हो चुकी थी। मैंने अपनी हालत भी ऐसी बना ली थी कि हर कोई मुझे पागल समझे। अवंतिका ने मुझसे कहा भी था कि तुम किस तरह की पागलों जैसी हरकतें करती हो। मैंने कहा, अगर मुझे पागलों का डॉक्टर बनना है तो पागलों जैसी हरकतें तो करनी ही पड़ेंगी ना। मैं वैसे भी बचपन से ही ऊट पटांग हरकतें करती थी। मेरे पेरेंट्स भी मुझसे बहुत परेशान थे। मेरा हर काम करने का एक अलग ही तरीका होता था। मुझे खतरों से खेलना बहुत पसंद था। मैं अपनी ही जिंदगी में मगन रहने वाली लड़की थी और आज तक ऐसी ही हूँ। कहते हैं कि जिंदगी में जब तक कोई रिस्क ना लिया जाए तब तक काम करने में मजा नहीं आता, और जिस काम में रिस्क होता है उसी काम में तो मजा होता है। कुछ लोग बड़े ही सिंपल तरीके से कामों को निपटाने में आसानी समझते हैं, लेकिन जो काम आसानी से होते हैं वो काम नहीं होते, बल्कि वो काम तो फॉर्मेलिटी के तहत पूरे किए जाते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करने में मजा आना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी के हर मोमेंट को अच्छी तरह से एंजॉय करती थी। बचपन से ही मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी रही थी। मेरे पेरेंट्स मुझ पर गर्व करते थे और उन लोगों ने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने दी थी और पढ़ाई लिखाई में भी मुझे पूरा सपोर्ट किया था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई और फिर मैं मेडिकल लाइन में आ गई थी। मेरे मम्मी पापा मुझे डॉक्टर बनते हुए देखकर बहुत खुश होने लगे और फिर उस दिन के बाद से ही मैंने अपने जिंदगी को और ज्यादा पॉजिटिव बना दिया। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे हमेशा वही करने दिया जो मुझे पसंद होता था और अब भी वो मुझे सपोर्ट किया करते थे। उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। वो लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनकी बेटी कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाती और जो गलत कदम उठा भी लेती है वो उसके फायदे के लिए ही होता है। फिलहाल मैं इस अस्पताल में जैसे तैसे पहुंच तो गई थी। यहाँ मेरा सामना बहुत सारे ऐसे पेशेंट से हो रहा था जो बिल्कुल अपनी सुध-बुध खोए हुए थे, जिनको इतना भी नहीं पता था कि उनके कपड़े कहाँ जा रहे हैं, कोई उनके पास बैठा भी है या नहीं, जो शायद सिर्फ दवाइयों पर जिंदा थे। अस्पताल में मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों का सामना किया था जो बहुत ही ऊट पटांग हरकतें कर रहे थे, जो बिल्कुल नॉर्मल इंसान से अलग थे,
जिनका इलाज होना बहुत ज़रूरी था। जिस अस्पताल में मैं आई हुई थी, ये शहर का बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल था और सुना था कि यहाँ मेंटल पेशेंट का बहुत अच्छे तरीके से इलाज होता है। बहुत सारे ऐसे मेंटल पेशेंट हैं जो यहाँ से ठीक होकर जा चुके हैं। यहाँ का स्टाफ भी वेल ट्रेंड है। यहाँ मरीजों के लिए हर तरह की सुविधा का बंदोबस्त किया गया है। मरीजों को यहाँ पर किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती। दूसरी बात ये कि इस अस्पताल के एक बहुत बड़े सीनियर डॉक्टर हैं जिनका यहाँ के मरीजों को ठीक करने में बहुत बड़ा हाथ है। मैंने इस अस्पताल में देखा था कि यहाँ कुछ ऐसे खूंखार पागल मर्द और औरतें भी थीं जो दूसरों पर जानलेवा हमला किया करती थीं। उनके हाथ और पैरों को जंजीरों से बांध दिया गया था ताकि वो दौरे पड़ने पर किसी को नुकसान न पहुंचा सके, और उन्हें अलग से कमरे में भी रखा गया था। मेरी दोस्त अवंतिका मुझे खामोशी से खाना दे जाया करती थी, क्योंकि पूरे अस्पताल में इकलौती वही थी जिसे ये पता था कि मैं नॉर्मल इंसान हूँ और यहाँ पर रिसर्च के लिए आई हुई हूँ। मेरी दोस्त ने मुझसे कहा भी था कि मैं यहाँ के सीनियर डॉक्टर से तुम्हारे बारे में बात कर लेती हूँ। इस तरह तुम्हें यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी और तुम यहाँ पर रहकर मेंटल लोगों की जानकारी भी हासिल कर सकोगी। मैंने कहा कि नहीं, अगर मेरे बारे में सबको पता चल गया कि मैं एक बिल्कुल नॉर्मल हूँ तो शायद मुझे रिसर्च करने में वो मज़ा नहीं आएगा जो मुझे अपनी पहचान छुपाकर यहाँ रिसर्च करने में आएगा। मेरी दोस्त भी मुझसे कहती थी कि यार, सच में तुम बहुत ही अजीब लड़की हो, तुम हर काम को बड़े ही अटपटे तरीके से करती हो। मैं उसकी बातों पर हंस दिया करती थी। वो इस मेंटल हॉस्पिटल में लगभग 5 सालों से नर्स की नौकरी कर रही थी, इसलिए उसे यहाँ की एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से पता था। मैं भी मेंटल लोगों के साथ रहती, कुछ पागलपन वाली हरकतें भी करती थी, जिससे वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ का स्टाफ और वहाँ रहने वाले मेंटल पेशेंट्स को ये यकीन हो सके कि मैं भी पागल हूँ। मैंने खुद को वहीं के माहौल की तरह ढाल लिया था। मुझे मेंटल हॉस्पिटल में पागलों को देखकर इतनी सीख तो जरूर मिल गई थी कि इंसान ऐसे ही पागल नहीं होता। कुछ ऐसे भी पागल लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जो किसी के धोखे पर, किसी की बेवफाई पर पागल होते हैं, और कुछ के साथ तो इतने भयानक हादसे हुए होते हैं जिनका दिमाग उन्हें मेंटल होने पर मजबूर कर देता है। कुछ हादसे उनकी जिंदगी में ऐसे भी हुए होते हैं जो उनके दिल और दिमाग पर गहरे सदमे पहुंचा देते हैं, जिन सदमों को वो अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाते, और फिर उनके दिमाग में कुछ भी सोचने समझने या फिर कुछ भी करने की क्षमता नहीं होती। ऐसे लोग बड़े ही बेबस और लाचार होते हैं। यहाँ पर रहते हुए बहुत सारे ऐसे पेशेंट मैंने देखे थे जिनके घर वाले उनसे मिलने के लिए आते थे। कोई किसी का बेटा था, कोई किसी की बेटी थी, कोई किसी की बहन थी, तो कोई किसी की माँ थी, तो कोई किसी का पिता था, या फिर कोई किसी की भाभी थी। अलग अलग रिश्तों में यहाँ बेड़ियों में मजबूरियां बंधी हुई थी, ना कि कोई पागल इंसान। ये मजबूरियां ही तो थीं जिन्होंने उनको बेड़ियों में कैद करके रखा हुआ था, ताकि वो अपनी मजबूरी की वजह से किसी को नुकसान न पहुंचा सके। भला कौन अपना ऐसा होता है जो किसी को तकलीफ में देखे? अपनों को तकलीफ में देखने वाले अपने कहाँ रह जाते हैं, वो तो फिर पराये हो जाते हैं। जो दूसरों को तकलीफ देने वाले लोग होते हैं वो कभी भी हमारे अपने नहीं होते। मैंने एक माँ को अपने बेटे के लिए तड़पता और बिलखता हुआ देखा था, जो हर दूसरे तीसरे दिन अपने बेटे से मिलने के लिए आई थी। उसके लिए उसकी पसंद के लड्डू लेकर आती थी। उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। यहाँ हर पेशेंट की अपनी एक अलग ही कहानी थी। कोई बचपन से ही एबनॉर्मल था, तो कोई बूढ़ा होने के बाद मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। एक हफ्ते में ही मैं यहाँ पागल लोगों की काफी सारी जानकारी इकट्ठी कर चुकी थी। यहाँ पर पेशेंट का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से होता था, क्योंकि ये एक फेमस हॉस्पिटल था, इसलिए यहाँ पेशेंट के लिए अच्छी और महंगी दवाइयों का बंदोबस्त किया गया था। ऐसा मैं इसलिए जान गई थी क्योंकि यहाँ जितने भी नर्स, वार्ड बॉय पेशेंट को दवाई देने आते थे, पेशेंट के इंजेक्शन लगाने आते थे, उन सारी ही दवाइयों पर मेरी नज़र रहती थी। यह हॉस्पिटल मेरी नज़र में एक अच्छा मेंटल हॉस्पिटल साबित हुआ था, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स अपना बेस्ट दे रहे थे। धीरे धीरे मैं यहाँ के एक एक पेशेंट को अच्छी तरह से जान गई थी, और फिर पागलों की तरह एक्टिंग करते करते मुझ में भी एक पागल उभर आया था। मेरे मम्मी पापा तो वैसे भी मुझे पागल ही कहा करते थे। उनका कहना था कि जैसे तुम खुद हो, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं, मगर हर इंसान का अपना एक अलग पैशन होता है, अपना एक शौक होता है, और मेरा शौक भी कुछ हटके ही था, और मेरे काम करने के तरीके भी कुछ हटके ही हुआ करते थे। इस अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर थे, डॉक्टर विकास वर्मा, जो काफ़ी फेमस डॉक्टर थे, और काफ़ी सारे पेशेंट उनके इलाज से ठीक हो चुके थे। मुझे ये बात अवंतिका ने ही बताई थी। अवंतिका तो मेरा वहाँ बहुत ख्याल रख रही थी।
वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा था, लेकिन एक बात थी जो मुझे परेशान कर रही थी। वो ये थी, जब अगले दिन एक हफ्ते बाद मुझे अवंतिका ने दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया। वो इमरजेंसी वार्ड था। जिस रूम में मैं पहले ही शिफ्ट थी, वहाँ के पेशेंट के बारे में मैं जानकारी हासिल कर चुकी थी। मैं जब इस इमरजेंसी वार्ड में आई तो मैंने यहाँ भी कुछ ऐसे पेशेंट देखे थे जो मेंटल होने के साथ साथ बहुत सारी दिमागी बीमारियों से भी जूझ रहे थे। मगर यहाँ एक ऐसी लड़की थी जो ज्यादातर बिस्तर पर लेटी रहती थी। उससे कोई बात नहीं करता था, बल्कि वो भी किसी से बात नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे उसे नींद की डोज दिए जा रहे हैं, क्योंकि मेरे सामने तक तो कोई डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए नहीं आया था। बस एक दो नर्स आ जाती थी और उसको इंजेक्शन देकर चली जाती थी। एक दिन ना जाने क्यों मुझे उस लड़की पर शक होने लगा, क्योंकि वो ज्यादातर नींद में ही रहती थी, कभी कभी ही होश में आया करती थी। रात को भी मेरी नजरें उस पर रहती थी और दिन के समय तो हर पेशेंट कोई ना कोई हरकत करता रहता था। एक वही अकेली ऐसी लड़की थी जो दिन में किसी किसी समय होश में आती थी। अभी तक मैंने देखा था कि उसका कोई रिश्तेदार उससे मिलने भी नहीं आया था और ना ही उसे खाना दिया जा रहा था। एक दिन मैंने अवंतिका से उस लड़की के बारे में पूछा। मैंने कहा, अवंतिका, ये लड़की कौन है? ना तो इसका कोई रिश्तेदार इससे मिलने आता है और ना ही इससे यहाँ का कोई स्टाफ बातचीत करता है। न ये लड़की खुद किसी से कोई बातचीत करती है। ऐसा लगता है जैसे सारा दिन ये नींद में रहती है। अवंतिका ने मुझसे कहा कि तुम इस लड़की पर ध्यान नहीं दो। सुना है कि ये लड़की बहुत अजीब हरकतें करती है, इसलिए डॉक्टर वर्मा ने ज्यादातर इसे बेहोश रखने के लिए ही कहा है। मैंने कहा, ऐसा क्यों? तो वो कहने लगी कि मैं इस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, मगर सुना है कि इसका केस डॉक्टर विकास वर्मा के हाथ में ही है। अवंतिका मुझे उस लड़की के बारे में सिर्फ इतना ही बता पाई थी। वो लड़की कम उम्र की खूबसूरत लड़की थी। न जाने क्यों मुझे उससे हमदर्दी होने लगी। मेरा दिल उसकी तरफ कायल होने लगा था, इसलिए मैं एक दिन उसको होश में आता हुआ देखकर उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने उसे गौर से देखा तो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बने हुए थे। इतनी कम उम्र में भला उसे ऐसी भी क्या बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से वो यहाँ तक पहुँच गई। न जाने क्यों उसके बारे में मुझे सब कुछ जानना था। उसने जब मुझे अपने पास बैठा हुआ देखा तो वो कहने लगी कि कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं भी यहाँ तुम्हारी तरह एक पेशेंट हूँ। मेरा भी यहाँ पर इलाज चल रहा है। तुम्हें क्या हुआ है? वो मुझे देखकर हंसने लगी और धीरे से अपना मुंह मेरे कान के करीब लेकर आई और कहने लगी, ना तो मैं पागल हूँ और ना ही मेरा यहाँ इलाज चल रहा है। उसने जिस तरह सरगोशी में मुझे ये बात बताई थी, ये बात मेरे लिए बड़ी ही अजीब थी। मैंने चौंक कर उसे देखा। अभी मैं उससे और कुछ पूछती, इतने में ही नर्स वहां पर आ गई और उसने मुझे मेरे बेड पर जाने के लिए कहा। वो मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, जाओ अपने बेड पर जाकर बैठो। मगर उसी समय मैंने पागल होने की एक्टिंग शुरू कर दी। मैं वहीं खड़ी रही, अपना सर खुजाती रही। उस नर्स ने जल्दी से सिरिंज में इंजेक्शन भरना शुरू किया। मैंने झट से इंजेक्शन का नाम पढ़ लिया था। उसने वो इंजेक्शन उस लड़की की बाजू में लगा दिया और फिर उसे लेटने के लिए कहा। वो लड़की फिर से लेट गई, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर मुझे देखा, उसने फिर से मुझ पर डांट लगाई और मुझे मेरे बेड पर जाने के लिए कहा। मैं फौरन ही अपने बेड पर आकर लेट गई थी। मुझे लगा जरूर इस लड़की के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इस नर्स ने जो इस लड़की को इंजेक्शन लगाया था वो आमतौर पर पेशेंट को बेहोश करने के लिए दिया जाता है। वो नशे का इंजेक्शन था और मैंने ज्यादातर देखा था कि इस पेशेंट को इंजेक्शन ही दिए जाते थे। फिर उसके बाद वो लड़की काफी समय तक सोती रहती थी। मैंने अवंतिका को बता दिया था कि इस लड़की को नशे के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं ताकि वो बेहोश रहे। मेरी बात सुनकर अवंतिका कहने लगी कि मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, तुम अपना काम करने आई हो तो अपने काम पर ध्यान दो। ये पेशेंट डॉक्टर वर्मा की कोई खास पेशेंट है, इसलिए इसको वही दवाइयाँ लगती है जो स्टाफ को डॉक्टर वर्मा बताते हैं। मैंने कहा कि अच्छा, तुम्हें ज्यादा नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। लेकिन फिर भी मेरी नजर इस लड़की पर ही थी। अगली बार जब ये फिर से होश में आई तो मैं इसके पास चली गई थी, लेकिन इस बार रात के 2 बजे का समय हो रहा था। ज्यादातर सारे ही पेशेंट सोए हुए थे, मगर मैं जाग रही थी। ये लड़की जब सोकर उठी तो काफी देर तक बिस्तर पर बैठी रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से अपना मुंह मेरे कान के करीब लेकर आई और कहने लगी कि ना तो मैं पागल हूँ और ना ही मेरा यहाँ इलाज चल रहा है, और मुझे ये भी पता है कि तुम पागल नहीं हो। आखिर उसे मेरे बारे में कैसे पता चला कि मैं पागल नहीं हूँ? मैंने कहा, हर पागल यही कहता है कि वो पागल नहीं है,
लेकिन तुमने तो अपने साथ मुझे भी शामिल कर लिया। वो कहने लगी कि मैं सच कह रही हूँ। जिस तरह तुम मेरे पास आकर बैठ जाती हो, मुझसे सवाल कर रही हो, उस हिसाब से मैं अंदाज़ा लगा चुकी हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। मैंने उसके सामने शर्मिंदगी जाहिर की। मैंने कहा, मैं एक डॉक्टर हूँ और यहाँ रिसर्च करने के लिए आई हूँ। तुम कौन हो? तो वो कहने लगी कि काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे खुद को नहीं पता कि मैं कौन हूँ और किस दुनिया में जा रही हूँ। बस मुझे इतना पता है कि मैं पागल नहीं हूँ। मेरी मौत नज़दीक है। मैं कुछ दिन और यहाँ पर रही तो इस दुनिया से चली जाऊंगी। अभी वो मेरे साथ ये सब बातें कर ही रही थी कि आज फिर से एक नर्स आ गई और उसने उसे नींद का इंजेक्शन दिया और फिर वो वहाँ से चली गई थी। बड़ी अजीब बात थी कि वो कैसे पहचान गई थी कि मैं पागल नहीं हूँ। मेरी तो अभी उससे ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि कुछ भी करके मुझे इस लड़की से बात करनी होगी। एक तो जब भी ये बेचारी होश में आती थी, इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता था। अब की बार मैं बड़ी बेसब्री से इसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। अजीब बात यह थी कि जैसे ही ये लड़की होश में आती थी, उसके थोड़ी देर के बाद ही कोई न कोई नर्स आकर इसे इंजेक्शन लगा दिया करती थी। उनको कैसे पता चल जाता था कि मैं इसके पास बैठी हुई हूँ या फिर यह होश में आ गई है। मैंने इस बारे में फिर से अवंतिका से बात की तो अवंतिका ने मुझे बताया कि देखो, मैं तुमसे पहले भी मना कर चुकी हूँ कि तुम इस लड़की के बारे में जांच पड़ताल करना छोड़ दो। मैंने कहा, अवंतिका, तुम्हें पता है ये लड़की पहली ही नज़र में मुझे पहचान गई कि मैं पागल नहीं हूँ और इसने मुझे अपने बारे में बताया कि वो खुद भी पागल नहीं है। इस अस्पताल में उसका इलाज नहीं हो रहा। न जाने क्यों मुझे इस लड़की से हमदर्दी हो रही है। मैंने कहा, कोई ना कोई बात तो है। अवंतिका कहने लगी कि देखो, तुम प्लीज़ मेरी बात मान लो। डॉक्टर वर्मा को अगर पता चल गया कि उनके खास पेशेंट के बारे में तुम जानना चाहती हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऊपर से तुम रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आई हो। इस बारे में भी मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तुम क्या मुझे किसी मुसीबत में डालना चाहती हो या फिर मेरी नौकरी खतरे में डालना चाहती हो? मैंने कहा, देखो, मैं कुछ भी नहीं चाहती, तुम गलत समझ रही हो। अवंतिका कहने लगी कि देखो, इस लड़की के बेड के पास एक खुफिया कैमरा लगा हुआ है जिससे डॉक्टर वर्मा इस पर नज़र रखते हैं और जैसे ही डॉक्टर वर्मा को पता चलता है कि ये होश में आ गई है या फिर इसके पास कोई बैठा है या इससे किसी तरह की बातचीत करने की कोशिश कर रहा है तो वो फौरन ही किसी न किसी नर्स को यहाँ भेज देते हैं। तुम अपना ध्यान रखना कि तुम कहीं उनकी नज़रों में ना आ जाओ, इसलिए मैं तुम्हें सावधान रहने के लिए कह रही हूँ। तुम अपनी रिसर्च करो और यहाँ से जाओ। अभी तुम्हारी और कितनी रिसर्च रह गई है? मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, बस 2-3 दिन बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे भी मैं यहाँ से काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठी कर चुकी हूँ। वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है, सावधान रहना और मेरी बात का कहना ज़रूर मानना। अब मुझे समझ आया था कि इस लड़की के बेड के आसपास खुफिया कैमरा लगा हुआ है। इस लड़की ने मुझे बताया था कि इसकी जान को खतरा है, कुछ दिनों बाद उसकी मौत होने वाली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सच कह रही है, उसकी जान को सच में खतरा हो। लेकिन पूरी बात तो मुझे वो लड़की ही बता सकती थी। मुझे कुछ भी करके इससे बात करनी थी, इसलिए मैंने रात होने का इंतजार किया। जो इंजेक्शन इस लड़की को दिया जा रहा था उसका असर सिर्फ 10 या 11 घंटे ही रहता था। इस हिसाब से इस लड़की को होश अब रात के 3:30 बजे आना था और रात के समय में ज्यादातर स्टाफ भी रूम में कम ही आया करता था और पेशेंट भी नींद में होते थे, इसीलिए मेरा उससे बातचीत करने का समय बिल्कुल परफेक्ट था। सबसे पहले तो मैंने रात होने के बाद उस खुफिया कैमरे का पता लगाया जो इसके बेड के आसपास लगा हुआ था। ज्यादातर खुफिया कैमरे बहुत छोटे होते हैं जिनकी पहचान आसानी से नहीं हो पाती, मगर मैंने उस लड़की के बेड के आसपास की जगह को बारीकी से चेक किया था और फिर मुझे वो कैमरा मिल गया था। उस कैमरे को उसके बेड के पीछे लगी हुई एक पेंटिंग पर चिपकाया गया था। मैंने उस कैमरे को वहां से हटाकर बंद कर दिया। कुछ समय बाद वो लड़की होश में आई तो मैंने उसे संभाला और उससे बात करने की कोशिश की। मैंने उससे कहा कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हें बेहोश करने का इंजेक्शन दिया जाता है और तुम ज्यादातर बेहोश भी रहती हो। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। आखिर क्या बात है ऐसी जो तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है? उसने कहा, क्या तुम मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहती हो? मैंने कहा, हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुम यहाँ क्यों और कैसे आई हो और तुमने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं पागल नहीं हूँ। तब वो कहने लगी कि पागल इंसान तो पागल ही होता है, उसे अपना होश कहाँ होता है, लेकिन तुम्हें इतना होश था कि तुम यहाँ मेरे पास बैठकर मुझसे सवाल करने आई। मैं तभी समझ गई थी कि तुम पागल नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा यहाँ मुझसे किसी ने भी अभी तक बात करने की कोशिश नहीं की है और ना ही मेरी परेशानी का किसी ने अंदाज़ा लगाया।
वो अभी भी मुझसे बात कर रही थी और इधर उधर देख रही थी। मैं समझ गई थी। मैंने कहा, तुम आराम से मेरे साथ बातचीत कर सकती हो, क्योंकि अब किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम जाग रही हो। मैंने वो खुफिया कैमरा यहाँ से हटा दिया है और दरवाजे पर मेरी नजरें टिकी हुई हैं। जैसे ही लगेगा कि कोई आने वाला है तो तुम सोने की एक्टिंग कर लेना। वो कहने लगी कि अच्छा ठीक है। फिर वो मुझे अपने बीते हुए कल में ले गई। उसने बताया कि मेरा नाम रिधिमा है। मुझे यहाँ 3 महीने पहले लाया गया था। पिछले 3 महीने से यहाँ मुझे बार बार बेहोश करके रखा जा रहा है। मैंने कहा, ऐसा क्यों? वो कहने लगी कि पिछले साल मेरी शादी मेरी पसंद के लड़के राहुल से हुई थी। राहुल से मैं बहुत प्यार करती थी। राहुल भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मेरी और राहुल की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अनजान थे, लेकिन फिर उसके बाद हम दोनों की चैटिंग होती रही और फिर हमारी फ़ोन पर बात हुई। फ़ोन पर बात होते होते हमें पता चला कि हम दोनों तो एक ही शहर के रहने वाले हैं। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे के साथ मुलाकात की। राहुल एक अमीर परिवार का लड़का था, जबकि मैं गरीब परिवार की लड़की हूँ। फिर उसके बाद हम दोनों की मोहब्बत का सिलसिला बढ़ता चला गया। कुछ समय के बाद राहुल ने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। उसने अपने घर पर मेरे बारे में बात की, मगर उसके घर वाले मुझ जैसी गरीब लड़की को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने राहुल से साफ इनकार कर दिया कि वो मेरे घर रिश्ता लेकर नहीं आएंगे। राहुल अपने घर का सबसे छोटा बेटा था, इसलिए बहुत जिद्दी था। वो मुझसे अलग नहीं होना चाहता था। हम 6 बहनें थीं। हमारा कोई भाई नहीं था। पिता बीमार रहते थे और माँ इस दुनिया में नहीं थी। पिता मेहनत मजदूरी करके अपनी 6 बेटियों का पेट पाल रहे थे। भले ही हम गरीब लोग थे, मगर इज्जतदार थे। जब राहुल ने अपने माता पिता के आगे बहुत जिद की तो उसके पेरेंट्स हार मान गए थे और उन्होंने मुझे अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया था, सिर्फ अपने बेटे की जिद की खातिर। लेकिन राहुल अभी तक अपने पिता की कमाई खा रहा था। वो कोई काम धंधा नहीं करता था। उसके पिता ने उससे वादा लिया था कि शादी के बाद तुम मेरा बिजनेस संभालोगे, तभी मैं तुम्हारी शादी इस लड़की के साथ करवाऊंगा। राहुल खुशी खुशी अपने पिता की शर्त को मान गया था। उसकी शादी मेरे साथ हो गई। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, क्योंकि मुझे मेरा मनपसंद शख्स मिल गया है। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी जिंदगी से सुकून नाम का शब्द ही अब खत्म होने वाला है। मेरी शादी का 1 हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा था, लेकिन 1 हफ्ता पूरा होते ही मेरे ससुर ने राहुल को न्यूयॉर्क भेज दिया, क्योंकि वहाँ उनका बिजनेस था। उन्होंने कहा कि मेरा वहाँ का बिजनेस तुम्हें संभालना है। राहुल ने अपने पिता से वादा किया था कि वो उनका बिजनेस संभालेगा, इसलिए उसके पिता को जैसा कहना था उसे वैसा ही करना था। मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो राहुल को न्यूयॉर्क अकेले ही भेज रहे हैं। राहुल ने कहा था कि मैं रिधिमा को अपने साथ लेकर जाऊंगा, लेकिन मेरे ससुर ने कहा कि बेटा, वहाँ बहू का क्या काम है। उन्होंने बड़े प्यार से राहुल को वहाँ से भेज दिया था, लेकिन उसके बाद वहाँ से उन्होंने राहुल को काम में इतना उलझा दिया कि राहुल यहाँ आने के बारे में जब भी सोचता, वो लोग उसे यहाँ आने से इनकार कर दिया करते थे। उसके न्यूयॉर्क जाने से मेरे और राहुल के बीच में दूरियां आ गई थी। वो लोग ऐसा ही तो चाहते थे। मेरी सास और नंद दोनों ने राहुल के जाने के बाद मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। मेरी ससुराल वालों को लगता था कि मैं एक गंदगी हूँ। क्या गरीब लोग गंदगी होते हैं? वो लोग मुझे गंदगी समझने लगे थे, जो अब उनके घर में आ गई थी। वो लोग मुझसे बहुत दूर दूर रहते थे। उनका कहना था कि हमारे बेटे को तुमने अपने प्यार के जाल में फंसाया है। गरीब हो फिर भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हमारे बेटे को फंसा लिया। हमारा बेटा अमीर था ना, तुम्हें सारी जिंदगी का ऐश देता, इसीलिए तुमने ऐसा किया। मगर उन्हें कौन बताता कि उनके बेटे से मुझे सच में मोहब्बत हो गई थी। हम 6 बहनें घर में अकेली रहती थी। हमें मोबाइल की जरूरत थी और पापा देर रात को घर में काम से वापस आते थे, इसलिए उनको भी हमारी फिक्र लगी रहती थी। तो पापा ने हम 6 बहनों को एक मोबाइल लेकर दे दिया था। हमारे साथ की सहेलियां सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती थी, इसलिए मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते करते मेरी बातचीत कब राहुल से शुरू हो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मेरे ससुराल वालों को लगता था कि मैं दौलत की खातिर उनके बेटे के पीछे पड़ गई हूँ। राहुल के जाने के बाद उन्होंने मुझ पर जुल्म सितम की हद कर दी थी। मेरी नंद की शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपने मायके में पड़ी रहती है, क्योंकि उसके ससुराल में उसके आगे पीछे कोई नहीं है। डॉक्टर वर्मा, जो इस अस्पताल के सीनियर डॉक्टर हैं, वो मेरे नंदोई हैं और एक बहुत अमीर इंसान है। डॉक्टर वर्मा जो कुछ भी है मेरे ससुराल वालों की वजह से ही है, इसलिए वो हमेशा अपने ससुराल वालों के तलवे चाटता रहता है।
मेरी सास चाहती थी कि उनके बेटे की शादी भी किसी अमीर लड़की के साथ हो, जिससे उनके परिवार का नाम और ज्यादा ऊंचा हो, मगर उनके बेटे ने तो मुझ जैसी गरीब लड़की से शादी करके उनके परिवार का नाम डुबो दिया था। इसलिए वो लोग मुझसे बदला लेना चाहते थे, मुझे और राहुल को अलग कर देना चाहते थे। तभी तो उन्होंने बहाने से राहुल को न्यूयॉर्क भेज दिया और उसके जाने के बाद मेरे साथ जुल्मों के पहाड़ तोड़े। मेरी सास ने घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी थी और घर का सारा काम मुझे करने के लिए कहा था। उस महल जैसे घर का काम करके मैं थक जाती थी और अधमरी हो जाती थी। उस पर मुझे खाना भी नहीं दिया जाता था। सारा दिन मैं भूखी प्यासी रहकर काम किया करती थी। मुझसे इतने गंदे गंदे काम भी करवाए जाते थे जो कि मैंने कभी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किए थे। सारे ही कमरों के वॉशरूम मुझसे साफ करवाए जाते थे और जितना भी कूड़ा होता था वो सारा कूड़ा मुझे खुद मेरी सास कूड़ा घर तक डालने के लिए कहती थी। मैं अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए हर तरह से उनके बताए गए कामों को करती थी, मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो लोग ये सारे काम सिर्फ मुझे तंग करने के लिए करवा रहे हैं ताकि मैं तंग आकर राहुल से रिश्ता खत्म कर दूं। मगर मैं राहुल को नहीं छोड़ सकती थी। उस घर में मैं रह रही थी, यही मेरे लिए बहुत था। मैं उनकी चालबाजी समझ गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इस घर को और राहुल को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैंने राहुल से कई बार बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मैं हर बार नाकामयाब रही। मेरी सास और नंद मुझे हमेशा गरीब होने के ताने दिया करती थी। ससुर को तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा यही कहते रहते थे कि जल्द से जल्द इस गंदगी को मेरे बेटे की जिंदगी से निकाल दो। सास तो कई बार मुझ पर हाथ भी उठा चुकी थी। मैं घर के काम सारा दिन ऐसे करती थी जैसे कोई मशीन हूँ। अगर काम करते करते मैं 5 मिनट आराम भी कर लिया करती थी तो वो मुझे बालों से पकड़कर मारा करती थी और कहती थी कि तुम जिस दुनिया से आई हो वहां पर तो ये सारे काम करना तुम्हारे लिए मामूली सी बात है, तो फिर हमारे घर में तुमसे ये काम क्यों नहीं हो रहे? तुमने क्या सोचा था कि शादी के बाद तुम यहाँ आराम की जिंदगी गुजारोगी, हमारी तरह हमारी बराबरी करना चाहोगी? इसलिए तो हमने अपने बेटे को भेज दिया। हम तुम्हारे मकसद को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तुम किस मकसद से यहाँ पर आई हो? हमारे घर में राज करना चाहती हो ना? हम तुम्हें कभी भी इस मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे, बल्कि जल्द से जल्द अपने बेटे की जिंदगी से निकाल कर तुम्हें फेंक देंगे। उसकी बेटी भी मुझ पर अपना हाथ साफ करती रहती थी। उसका जब दिल चाहता वो कोई भी चीज उठाकर मुझ पर वार कर दिया करती थी, क्योंकि उसे भी मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने शुरू से ही अपनी नंद को मेरे पति के लिए सोचा हुआ था, मगर मेरे यहाँ आने के बाद उसको मुझ पर बहुत गुस्सा आता था। मैंने कई बार उन लोगों से कहा था मेरी राहुल से बात करवा दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मगर उन्होंने मेरी बात राहुल से नहीं करवाई और तो और राहुल से कह दिया कि तुम्हारी पत्नी मुंह उठाकर कभी भी घर से बाहर चली जाती है, हमसे किसी बात की कोई परमिशन नहीं लेती। राहुल ने कहा मुझे रिद्धिमा से बात करनी है, मेरी रिद्धिमा से बात करवा दीजिए। वो मेरी आंखों के सामने ही बात कर रही होती थी और कहती थी कि वो घर में मौजूद नहीं है, क्या पता किससे मिलने के लिए गई हुई है। तुमने न जाने कैसी लड़की से शादी कर ली है जो हमारी कोई बात ही नहीं सुनती। उन्होंने मेरे पति के दिल में मेरे खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया था, मगर मैं अपने पति को कैसे बताती कि मैं उसकी खातिर यहाँ क्या क्या कर रही थी। वो लोग जी तोड़ कोशिश कर रहे थे मैं उनकी हरकतों से तंग आकर ये घर छोड़कर चली जाऊं, लेकिन मुझे कुछ भी करके अपना रिश्ता खत्म नहीं करना था। एक दिन मैं अपने मायके चली गई। उन लोगों ने भले ही मुझ पर बहुत सारे जुल्म किए थे, लेकिन मेरे आने जाने पर कभी रोक टोक नहीं लगाई थी। वो लोग तो चाहते भी यही थे कि मैं इस घर से चली जाऊं। मैं जब अपने मायके गई तो मैंने अपनी बहन को अपने ससुराल के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने सोचा कि मैं इस बारे में पापा से भी बात करूंगी ताकि वो मेरे सास ससुर से बात करें और मेरे और राहुल के रिश्ते को कायम करने में मेरी मदद करें। लेकिन मेरी बहन ने मुझे खामोश रहने के लिए कहा। वो कहने लगी कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हें तो पता है ससुराल वाले अमीर हों या गरीब बहू को परेशान करते ही हैं। बहुत कम ऐसे ससुराल वाले होते हैं जो बहू को अपनी बेटी बनाकर ले जाते हैं। तुम्हारी तो मोहब्बत से शादी हुई है तो तुम अपने रिश्ते को निभाती क्यों नहीं हो? यहाँ क्यों शिकायतें लेकर आई हो अपने ससुराल वालों की? मैंने कहा दीदी मैं शिकायत लेकर नहीं आई हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि पापा मेरे ससुराल वालों से बात करें कि वो लोग मुझे तंग ना किया करें और मुझे राहुल के पास भेज दें। मेरी बहन ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है पापा को कुछ भी बताने की। अब जब अपनी मर्जी से शादी कर ली है तो रिश्ते को निभाने की कोशिश करो। यहाँ हम सब लोग पहले ही काफ़ी परेशान हैं। तुम्हें नहीं पता घर के हालात कितने तंग चल रहे हैं। एक तो इतनी मुश्किल से तुम्हारी शादी इतने अमीर घर में हुई है, अब जब तुम्हारी शादी हो गई है
तो कुछ दिन एडजस्ट करो। शादी के बाद कुछ दिन लड़की को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारी ससुराल तो बहुत अच्छी है, तुम अपने ससुराल वालों की बात माना करो। अभी तुम्हें परेशानी है, बाद में आराम भी तो तुम ही उठाओगी ना, इतने अच्छे ससुराल का। और अगर वो लोग तुमसे घर के काम करवाते हैं तो कोई बात नहीं, कर लिया करो। यहाँ भी तो तुम सारे काम करती ही थी ना। मैंने कहा दीदी, हमारा घर बहुत छोटा है लेकिन वो घर बहुत बड़ा है। मैं अपने घर के काम तो कर लिया करती थी, मगर वहाँ मैं सारा दिन काम करती हूँ, फिर भी काम खत्म नहीं होते। उस पर मेरी सास मुझे मारती पीटती भी है। तो मेरी बहन कहने लगी कि कोई बात नहीं, तुम्हारा पति आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, पापा को इस बारे में कुछ मत बताना, वो पहले ही बहुत परेशान है, बीमार भी रहते हैं। मेरी बहन ने जब मुझे ये बातें कही तो मैं खामोश हो गई थी और वापस अपने ससुराल आ गई। मैंने सोच लिया था कि मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मुझे कुछ भी करके राहुल से ही बात करनी होगी। राहुल को उसके परिवार वालों की हकीकत के बारे में बताना होगा। लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं था जिससे मैं अपने पति से कांटेक्ट कर सकती। एक दिन मेरी नंद सोफे पर बैठी हुई थी और मैं वहां डस्टिंग कर रही थी। मैंने देखा बैठे बैठे मेरी नंद की आंख लग गई थी। उसका मोबाइल वहीं रखा हुआ था। मैंने खामोशी से उसका मोबाइल उठाया और मैं उसे किचन में लेकर चली गई। वहां पर मैंने अपने पति का नंबर डायल किया, लेकिन मेरे पति ने फोन नहीं उठाया। मैं बार बार उनका नंबर ट्राई कर रही थी। इतनी ही देर में पीछे से मेरी नंद आ गई और उसने पूरे घर में शोर मचा दिया। मेरी सास भी आ गई थी। उसने अपनी माँ से कहा कि ये चोरनी है और इसने मेरा फोन चुरा लिया है, देखो मम्मी, इसके हाथ में फोन है। मेरी सास ने उसी समय मुझे मारना शुरू कर दिया और वो कहने लगी कि तुझ जैसी लड़कियां ऐसा ही करती हैं। अब अपने ही घर में रहकर हमें अपने सामान की भी सेफ्टी करनी होगी। पता नहीं तू कब हमारे बेटे की जिंदगी से निकलेगी। मैं उस दिन बहुत रोई थी क्योंकि उन्होंने मुझे चोर का खिताब दिया था। हम लोग भले ही गरीब थे, मगर सारी जिंदगी हमने चोरी नहीं की थी। उन्होंने मुझे मारने के साथ साथ मुझे और मेरे परिवार के बारे में कुछ ऐसी बातें भी कही थी जो मेरे दिल पर जाकर लगी थी और मुझे उसी दिन से अपने गरीब होने पर नफरत महसूस होने लगी थी। उन लोगों को डर हो गया था कि कहीं उनकी सच्चाई उनके बेटे के सामने आ गई तो क्या होगा, और वो जल्द से जल्द मुझे राहुल की जिंदगी से निकालना भी चाहती थी। इसलिए उन्होंने मेरे नंदोई से बात की और कहा कि कुछ भी करके हमें इसे अपने बेटे की जिंदगी से निकालना है। इससे पहले राहुल को ये अपने ऊपर होने वाले एक एक जुल्म के बारे में बता दे और राहुल हमें गलत समझे, इससे पहले ही हमें इसकी हालत ऐसी कर देनी होगी कि किसी को भी कुछ बताने के काबिल न रहे। मेरे नंदोई ने उनसे कहा कि मैं इसे अपने मेंटल हॉस्पिटल में ले जाता हूँ, वहाँ ये पागलों के बीच रहेगी तो खुद ही अपनी जिंदगी को खत्म कर लेगी। इस तरह डॉक्टर वर्मा मुझे अपने अस्पताल ले आए, मगर मैं किसी को कुछ ना बता दूं, इसलिए उन्होंने मुझे अपने स्टाफ से कहकर दिन रात नींद के इंजेक्शन लगवाने शुरू कर दिए। नींद के इंजेक्शन बहुत ही खतरनाक होते हैं। ज्यादा तादाद में अगर इंसान को मिलने लगे तो इंसान अपना दिमाग का कंट्रोल ही खो बैठता है। पिछले 3 महीने से मैं यहाँ कैद हूँ, न मेरी किसी से बात हुई है, न मैंने किसी को देखा है। इन लोगों ने राहुल से भी कह दिया कि तुम्हारी पत्नी घर से फरार हो गई, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। राहुल को इस बात पर यकीन नहीं आया। सुना है कि वो यहाँ आया था, उसने हर जगह मुझे तलाश कर लिया, मगर मैं उसे कहीं नहीं मिली तो उसे यकीन आ गया कि मैं उसको छोड़कर जा चुकी हूँ। उसके माता पिता अब उसकी शादी किसी दूसरी लड़की से करवाना चाहते हैं। यहाँ मुझे इतने पहरे में रखा गया है कि कोई गैर इंसान मुझसे नहीं मिल सकता। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया और अब वो लोग उसकी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन उसकी शादी से पहले वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। मुझे यहीं पर मार दिया जाएगा। मैं किसी भी दिन डॉक्टर वर्मा के हाथों मर सकती हूँ, जिससे लोगों को लगेगा कि मुझे मारा नहीं गया, बल्कि इलाज के दौरान एक पागल लड़की की मौत हो गई। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी कहानी सच में बहुत दुख भरी थी। उसके साथ बहुत गलत हुआ था। फिर मैंने उसे अपने बारे में बताया। मैंने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगी और तुम्हारे पति को भी तुम्हारे बारे में सच पता चल जाएगा कि तुम यहाँ पर हो। वो कहने लगी, मगर कैसे? ये तो मैं भी नहीं जानती थी, मगर मैंने उससे कहा कि मैं एक बार कोशिश कर सकती हूँ। मैंने इस लड़की को भरोसा तो दिला दिया था कि मैं इसकी मदद करूंगी। इसकी पूरी कहानी सुनने के बाद मैंने जो कैमरा पेंटिंग से हटाया था, उस कैमरे को दोबारा वहीं पर लगा दिया ताकि किसी को मुझ पर या इस लड़की पर शक न हो। मैंने मौका देखकर डॉक्टर वर्मा पर नजर रखना शुरू कर दी थी, क्योंकि रिद्धिमा के ससुराल वालों की सच्चाई सामने लाने के लिए डॉक्टर वर्मा पर नजर रखनी बहुत जरूरी थी।
मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक डॉक्टर इतना समझदार और पढ़ा लिखा होते हुए किसी की बेटी के साथ ऐसा कर रहा था, जो खुद कितने गरीब लोगों का अब तक इलाज कर चुका है। भला वो अपने ससुराल वालों का साथ कैसे दे सकता है। मैंने रिद्धिमा की मदद करने की ठान ली थी। 2-3 दिन इसी तरह से गुजर गए थे, मगर मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी एक दिन मैं डॉक्टर वर्मा के केबिन के आगे से आ गई थी। मैंने देखा कि डॉक्टर वर्मा से एक औरत मिलने के लिए आई है। किसी को अभी तक ये बात नहीं पता थी कि मेरे पास मोबाइल है, क्योंकि मैं मोबाइल का इस्तेमाल यहाँ सबके सामने नहीं कर सकती थी। वो औरत डॉक्टर वर्मा से कह रही थी कि 2 दिन बाद राहुल की शादी है। अब काफी दिन हो गए हैं तुम्हें इस लड़की को अपने पास कैद किए हुए। अब इसकी जिंदगी को खत्म कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ से भी भाग जाए। बड़ी मुश्किलों से राहुल शादी के लिए राजी हुआ है। अगर राहुल को भनक भी लग गई कि रिद्धिमा यहाँ पर है, तो तुम जानते हो ना कि क्या होगा। डॉक्टर वर्मा कहने लगे कि अच्छा ठीक है, जल्द ही मैं उसका कोई बंदोबस्त करता हूँ। मुझे यकीन हो गया था कि ये औरत जरूर रिद्धिमा की सास है, इसलिए मैंने उन दोनों का वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। मगर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तब अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि आखिर कौन है जिसने मुझे देख लिया। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो मुझे सुकून की सांस आई थी। मेरे पीछे अवंतिका खड़ी हुई थी। अवंतिका कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो अपने कमरे में जाओ। तुम्हें यहाँ किसी ने इधर से उधर टहलते हुए देख लिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। और तुमने अपना मोबाइल क्यों निकाला हुआ है? मैंने कहा अवंतिका, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ। मैं उसे लेकर वॉशरूम में आ गई थी, क्योंकि यहाँ से सेफ जगह उसकी और मेरी बातचीत करने की और कोई भी नहीं थी। मैंने कहा अवंतिका, मेरी बात ध्यान से सुनो। बेड नंबर 104 वाली पेशेंट रिद्धिमा है ना? डॉक्टर वर्मा उसके नंदोई हैं। रिद्धिमा ने मुझे कल रात अपनी पूरी स्टोरी बताई है। उस लड़की को डॉक्टर वर्मा मारने वाले हैं और काफी दिनों से वो उसे नींद के इंजेक्शन इसीलिए दे रहे हैं कि वो यहाँ से भाग न सके और यहाँ पर कैद रहे। अवंतिका कहने लगी, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि इन बातों से दूर रहो। मैंने कहा देखो, हमारी वजह से किसी की जान बच सकती है। मैंने उसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड वो वीडियो दिखाया जिसमें डॉक्टर वर्मा और उनकी सास आपस में बातें कर रहे थे। मैंने कहा इस लड़की पर बहुत जुल्म हुए हैं। इस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए और इसके आरोपियों को सबके सामने लाने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अवंतिका कहने लगी, यार मुझे अपनी नौकरी की फिक्र है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने हॉस्पिटल में नौकरी दिलवा दूंगी। तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? लेकिन डॉक्टर वर्मा अपने साले की पत्नी के साथ जो कर रहे हैं वो सब भी तो दुनिया के सामने आना चाहिए ना। हमें उसकी मदद करनी होगी, उसे बचाना होगा और उसके ससुराल वालों का घिनौना सच दुनिया के सामने लाना होगा। अवंतिका कहने लगी, मगर तुम ऐसा कैसे करोगी? डॉक्टर वर्मा बहुत ही अमीर इंसान है और उनके ससुराल वालों का उनके सर पर हाथ है। तुम नहीं जानती कि उनके ससुर शहर के कितने बड़े बिजनेसमैन हैं और तो और उनके बड़े बड़े नेताओं से भी कांटेक्ट है। मैंने कहा मैं सब कुछ जान गई हूँ। मुझे रिद्धिमा सब कुछ बता चुकी है। बस जैसा मैं तुमसे कहती हूँ तुम वैसा ही करो। और हाँ, अब मैं अपने असली रूप में आने वाली हूँ। मैंने अवंतिका से कहा था कि तुम मुझे रिद्धिमा का ब्लड सैंपल ला कर दो। उसने मुझे थोड़ी ही देर बाद रिद्धिमा का खामोशी से ब्लड सैंपल लाकर दे दिया था। उसका ब्लड सैंपल लेकर मैं लैब चली गई थी। कई दिनों बाद मैं हॉस्पिटल की जिंदगी से बाहर निकली थी, इसलिए मुझे बाहर जाकर बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने रिद्धिमा की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट करवाई और जब रिपोर्ट मेरे सामने आई तो उसमें साफ साफ ये बात जाहिर हो गई थी कि रिद्धिमा मेंटल नहीं है। इसके आधार पर नर्व और इम्यून सिस्टम से भी पता लगाया गया था कि वो मेंटल नहीं है। उसकी रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल थी। बस उसको बार बार नींद की दवाई देने से उसकी बॉडी का हार्मोनल सिस्टम बदल गया था और उसके अंदर कई सारी नई बीमारियों ने प्रवेश कर लिया था। उसके अंदर विटामिन की कमी भी हो गई थी और काफी हद तक उसके शरीर में कमजोरी थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी। ये सभी कुछ ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट से साफ जाहिर हो गया था और ये सारे सबूत मेरे पास थे। मैं वो सारे सबूत लेकर जल्द ही पुलिस स्टेशन चली गई थी। मेरे पास वो वीडियो भी था जो मैंने रिकॉर्ड किया था और रिद्धिमा की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, जिसको देखने के बाद पुलिस वाले अस्पताल में छापा मारने के लिए चले गए थे और वहां जाकर उन्होंने रिद्धिमा को दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया, जबकि डॉक्टर वर्मा को भी अरेस्ट कर लिया गया था। ये काम मैंने सिर्फ 6 घंटे में ही किया था। अगर मैं ज्यादा समय लगाती तो डॉक्टर वर्मा किसी भी समय कोई ऐसी दवाई या इंजेक्शन रिद्धिमा को दे सकते थे जिसकी उसकी जान चली जाती। साथ ही साथ पुलिस ने रिद्धिमा के ससुराल वालों को भी अरेस्ट कर लिया और उसके पति को भी बातचीत के लिए बुलाया गया।
पुलिस स्टेशन बुलाने के बाद राहुल के सामने सारी सच्चाई खुलकर आ गई थी। रिद्धिमा दूसरे अस्पताल में एडमिट थी जहां पर उसका इलाज हो रहा था, क्योंकि उसे काफी लंबे समय से भूखा प्यासा रखा जा रहा था। जिंदा रखने के लिए उसे मिनरल्स और विटामिन दिए जा रहे थे और उसको बेहोश करने के लिए नींद के इंजेक्शन दिए जा रहे थे। उसके पति के सामने जब अपने घर वालों की सारी सच्चाई आई तो उसके होश उड़ गए थे। 24 घंटे बाद राहुल की शादी होने जा रही थी। उसके घर वालों ने उसकी पत्नी के बारे में काफी गलत बताया था, जिससे राहुल को भी यही यकीन था कि उसकी पत्नी किसी लड़के के साथ भाग गई है। मगर अब जब उसकी पत्नी की सच्चाई उसके सामने आई तो वो फूट फूट कर रोने लगा था और अपनी पत्नी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करने लगा था। उसे रिद्धिमा से मिलवा दिया गया था। उसने रिद्धिमा से माफी मांगी और फिर उसके बाद वो दोनों एक हो गए। मुझे बहुत खुशी हुई ये काम करके। शायद रिद्धिमा और राहुल को आपस में एक करवाने में मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई थी। आज इस बात को 5 साल गुजर गए। मैं एक अच्छी दिमाग की डॉक्टर हूँ। डॉक्टर वर्मा को तो उनके डॉक्टर होने का गलत इस्तेमाल करने की वजह से अच्छी खासी लंबी सजा हुई थी, मगर उसके ससुराल वालों को भी अपनी बहू को जान से मारने और उसको प्रताड़ित करने की धाराएं लगाई गई थी। उन लोगों को उनके किए की सजा मिल गई थी और अब रिद्धिमा अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। कभी कभी किसी की मदद करके बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर वाले मुझ पर बहुत गर्व करते हैं कि उनकी बेटी अपने अटपटे तरीके से लोगों की इस तरह से भी मदद करती है। क्या आप लोगों ने भी दूसरों की मदद सिर्फ इसीलिए की है ताकि आपको खुशी मिलती है? अगर आपने ऐसा किया है तो हमें अपनी राय जरूर देना, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दूसरों की मदद बिना किसी मतलब के जरूर करके देखना। बहुत अच्छा लगता है और दिल को सुकून मिलता है। अगर आपके आसपास किसी अस्पताल, स्कूल या फिर पड़ोस में किसी को मदद की जरूरत है तो उनकी बिना मतलब के ही मदद कर दिया कीजिए। इसका सिला आपको ऊपर वाला देगा। हमें सिर्फ गौर से देखने की जरूरत है कि कौन हमारी मदद का मोहताज है, वरना इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मदद की जरूरत होती है, मगर वो लाचारी और बेबसी की वजह से अपनी परेशानियां दूसरों के सामने जाहिर नहीं कर सकते। आपको भीड़ में ऐसे ही लोगों की तलाश करनी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम दिया है। शादी से पहले मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। मेरी फैमिली इतनी भी गरीब नहीं थी, बस हम लोग मिडिल क्लास टाइप के लोग थे। मेरे घर में मेरे माता पिता के अलावा मेरी 2 बहनें थीं और 2 भाई थे। मैं कॉलेज जाती थी और मेरे साथ कॉलेज में ही एक लड़का भी पढ़ता था। उसका नाम विकी था। विकी देखने में स्मार्ट और हैंडसम था। मैं भी खूबसूरत थी। लोग मुझे देखकर काफ़ी पसंद किया करते थे, लेकिन मुझे विकी देखते ही पसंद आ गया था। उसने भी मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। पहले हम दोनों की दोस्ती हुई और उसके बाद धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे और दोनों एक साथ ही कॉलेज जाया करते थे। मैं अपने घर से तो अकेले ही कॉलेज जाने के लिए निकलती थी, लेकिन अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर मुझे विकी बाइक पर लेने के लिए आ जाया करता था। इसी तरह से ही वो मुझे कॉलेज से घर छोड़ा करता था और सुबह में भी कॉलेज इसी तरह से लेकर जाता था। हम दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी थीं। हर हफ्ते एक बार हम दोनों डेट पर ज़रूर जाते थे। हमारी लव स्टोरी बहुत अच्छी चल रही थी। विकी अमीर परिवार का बेटा था और इकलौता बेटा था। विकी 4 बहनों का इकलौता भाई था, इसलिए उसकी फैमिली में सब उस पर जान छिड़कते थे। एक दिन जब विकी की फैमिली को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया तो उन्होंने विकी पर रोक लगानी शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि हमें ये लड़की पसंद नहीं और तुम इससे शादी नहीं करोगे। लेकिन विकी ने अपने परिवार वालों की कोई बात नहीं मानी और वो मेरे कांटेक्ट में ही रहा। उसने मुझसे दूरी नहीं बनाई। वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करने लगा था कि मुझसे दूर रह ही नहीं सकता था। विकी के पेरेंट्स ने मेरे घर की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली और इसी के अकॉर्डिंग वो मेरे घर पर आ गए मेरे माँ बाप से बात करने के लिए। उनका कहना था कि मैं उनके बेटे को छोड़ दूं। जब वो हमारे घर आई और उन्होंने मेरे माता पिता के सामने मेरे अफेयर के बारे में बात की तो मैं भी डर गई थी, क्योंकि मेरी फैमिली काफ़ी स्ट्रिक्ट थी और लव मैरिज के ख़िलाफ़ थी। मेरे दोनों भाइयों से भी मैं बहुत डरती थी।
अब मुझे डर लगने लगा था कि ना जाने मेरे पेरेंट्स मेरे साथ क्या करेंगे, क्योंकि विकी की माँ उनसे मेरी अच्छी खासी शिकायत लगा चुकी थी। विकी की माँ ने मेरे आगे पैसों की गड्डियाँ रख दी और कहने लगी, तुम्हारी जितनी कीमत है तुम ले लो, लेकिन मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। मैंने उनके पैसे उनको वापस कर दिए और कहा कि मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ, पैसों से नहीं, इसलिए आप इन पैसों को लेकर चली जाओ। विकी की माँ ने मुझसे कहा कि तुम मेरे बेटे की पत्नी बनने के ख्वाब मत देखना, क्योंकि तुम हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। हमारा लेवल बहुत ऊंचा है, इसलिए हम तुम जैसी गरीब लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा इकलौता बेटा है। उसके लिए हम अपने ही जैसी हाई क्लास स्टैंडर्ड फैमिली की बेटी लेकर आएंगे। जब ये बात उनके बेटे को पता चली तो उसने घर में खूब हंगामा किया और कहा कि मैं शादी करूंगा तो दिया से ही करूंगा, वरना और किसी लड़की से शादी नहीं करूंगा। और उनके जाने के बाद मेरे घर वालों ने भी मेरी खूब क्लास लगाई थी। मैंने भी यही बात कही थी कि मैं विकी से ही शादी करना चाहती हूँ। बहुत हंगामे हुए, लेकिन उसके बाद जैसे तैसे हम दोनों के परिवार वाले हमारी शादी के लिए मान गए थे। मैं विक्की को काफ़ी अच्छे तरीके से जानती थी। हम दोनों तो अपनी शादी से बहुत खुश थे, लेकिन इस शादी से हम दोनों के घर वाले ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि एक तो मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और कुछ हमारे यहाँ अपनी कास्ट से बाहर शादी नहीं की जाती थी। मगर जैसे तैसे करके मैंने अपने घर वालों को और विकी ने भी अपने घर वालों को मना लिया था। मेरे घर वालों को तो मनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ था। सिर्फ विकी मेरी कास्ट का ही नहीं था, लेकिन उसकी फैमिली काफ़ी मालदार थी और वो देखने में भी बहुत हैंडसम था। यही सब बातें मेरे परिवार को अच्छी लगी थीं, लेकिन एक परेशानी ये थी कि जिससे मेरी शादी हो रही थी उसके घर वालों को मैं और मेरे घर वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसकी वजह ये थी कि मैं गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उन सब लोगों को लगता था कि मैंने उनके बेटे के पैसों की वजह से उसको अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। वो लोग मुझे लालची लड़की समझते थे, इसीलिए नहीं चाहते थे कि विकी और मेरी शादी हो जाए। लेकिन हम दोनों ने अपनी मोहब्बत और ज़िद से अपने अपने परिवार को इस शादी के लिए राज़ी कर लिया था। हमने अपने इस रिश्ते को कायम करने के लिए भरपूर कोशिश की। मेरे ससुराल वाले बेशक झूठी मुस्कुराहट से ही सही, लेकिन शादी के लिए राज़ी हो गए थे, बल्कि अब शादी की तैयारियां भी करने लगे थे। मेरे ससुराल वाले किसी न किसी बात पर मेरे घर वालों को नीचा दिखाने का मौका हाथ से नहीं जाने देते थे। हर वक्त उन्हें अपनी दौलत और अपने बेटे की खूबसूरती का घमंड था। हमेशा वो अपनी दौलत का रौब दिखाते रहते थे। ये भी नहीं था कि वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, लेकिन बस हमारे मुकाबले से थोड़े बेहतर थे। और कुछ उनका बेटा स्मार्ट और इकलौता था। उन्हें इस बात पर भी बहुत घमंड होता था। उन्हें लगता था कि मैं उनसे उनका इकलौता बेटा छीन रही हूँ, तो इसीलिए वो अपनी नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते थे। मैं और मेरी फैमिली ये सब देखकर खामोशी से उनकी हरकतें देखते रहते थे और उनकी उल्टी सीधी बातों को बर्दाश्त किया करते थे। वो अपने बेटे के लिए अपने दोस्त की बेटी लाना चाहते थे, जो कि काफ़ी अमीर थे और अपनी बेटी को बहुत सारा दहेज भी देते। मैं हमेशा अपनी खूबसूरती पर ध्यान दिया करती थी। मैं खुद को और भी ज़्यादा खूबसूरत रखने की कोशिश में लगी रहती थी। आखिर मेरी खूबसूरती की वजह से ही तो मेरे होने वाले पति ने मुझे पसंद किया था, और इसी खूबसूरती की वजह से वो मेरा दीवाना हो गया था कि उसे मेरे अलावा और कोई दिखाई नहीं देता था, और ना ही उसे मेरे अलावा किसी और की बात अच्छी लगती थी। मैं जो कहती वो वही किया करता था। मैं शादी से पहले उसे अपने प्यार में पागल देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी, और अब तो जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, मेरे पैर तो जैसे ज़मीन पर टिकते ही नहीं थे। आखिर मैंने जिसे चाहा था उसे पा लिया था, और मुझे क्या चाहिए था। और फिर मेरी भी तो तमन्ना थी कि मेरी शादी किसी अमीर परिवार में हो जाए। आखिर मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी। शादी से पहले मैं जिस पैसे के लिए तरसती थी, शादी के बाद वो पैसे मेरी ज़िंदगी में शामिल होने वाले थे, जिससे मैं खुलकर अपनी ज़िंदगी के अधूरे सपने पूरे करने वाली थी। विकी ने मेरी फैमिली से सख्ती से मना कर दिया था कि उसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी फैमिली से उनकी हैसियत के मुताबिक जितना भी हो पा रहा था वो करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जितना सामान भी मेरे मायके से मेरे ससुराल गया था, तो मेरे ससुराल वालों ने उस सामान को देखते ही लेने से इनकार कर दिया था और कहा था कि हम ऐसा घटिया सामान अपने घर में नहीं रखते।
तब मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि इससे तो अच्छा था कि मेरी फैमिली विकी के कहने पर सच में कुछ भी नहीं करती तो सही था। उन्होंने इतनी मुश्किलों से सब कुछ किया था, मगर मेरे ससुराल वालों के तो नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। ये सब देखकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन फ़िलहाल मैं अपने गुस्से को ठंडा करके अपने मतलब की वजह से खामोश रहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई ऐसी वैसी बात करूं जिससे मेरे ससुराल वालों को बातें करने का मौका मिल जाए। वैसे भी मैं उनका बिहेवियर अच्छी तरह से जान गई थी। वो हमारी ऐसी किसी गलती के इंतज़ार में थे जिसको वो वजह बनाकर ये रिश्ता तोड़ सकते थे। मुझे बस ये वक्त गुजरने का इंतज़ार था, और उसके बाद जो मैं करती वो अब तक किसी ने भी सोचा नहीं था। एक तरफ तो मैं बहुत खुश थी और दूसरी तरफ मुझे कुछ गलत करना था। जब तक हमारी शादी पूरी तरह से नहीं हो जाती तब तक मुझे अपनी ये सोच को बरकरार रखना था। कुछ अच्छे और कुछ बुरे दिन इसी तरह से गुजरते रहे, पता ही नहीं चला, और वो दिन भी आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। आखिरकार मैं और विकी शादी के बंधन में बंध गए थे और हम दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे, जिसका अंदाज़ा हमारे चेहरे की खुशी से लगाया जा सकता था। मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ विदा होकर अपने पति के घर चली आई थी। यहाँ पर मेरा बहुत अच्छा तो नहीं बल्कि इतना बुरा भी स्वागत नहीं किया गया था, जिसकी वजह शायद ये थी कि मेरी सास और ससुर को दुनिया के दिखावे के लिए ये सब कुछ अच्छी तरह से करना पड़ा था, और मुझे उनकी ये हालत बहुत परेशान कर रही थी कि वो अपने दिल में मेरे लिए कितने सारे गिले शिकवे लिए बैठे थे, लेकिन दिल में मेरे लिए शिकायत और शिकवे होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। मैं अपने दिल से उनके लिए बुरे ख्याल और उनके साथ बुरा करने के हक को गलत नहीं समझती थी, क्योंकि मेरे दिल में ये ख्याल भी उन लोगों की तरफ से ही आए थे। शादी के शुरू के दिन तो बहुत अच्छे गुजरे थे, जिससे मुझे काफ़ी उम्मीदें थीं कि आगे भी यकीनन सब कुछ ठीक ही रहेगा। शादी से पहले मेरे दिल में एक ये डर भी था कि कहीं मेरा होने वाला पति, जो अब मेरा दीवाना है, कहीं शादी के बाद वो बदल न जाए या फिर उसका मुझसे जल्दी दिल न भर जाए, क्योंकि अक्सर मैंने पसंद की शादियों को बहुत जल्दी टूटते हुए देखा था, जिसकी पहली वजह तो यही होती थी कि दो लोग जो पहले एक दूसरे से बहुत मोहब्बत किया करते थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, वो शादी के बाद जल्द ही एक दूसरे से बोर हो जाया करते थे, और जिसको वो दोनों प्यार मोहब्बत समझते थे वो सब उनकी नज़र का और दिल का धोखा होता है। मगर मुझ पर तो जैसे भगवान की कृपा थी। मेरे ससुराल वाले औरों की ससुराल जैसे ही थे, वो अब भी मेरा था और अब भी मुझसे प्यार किया करता था। शादी के बाद भी विकी के अंदर कोई बदलाव नहीं आया था और ना ही उन्होंने मेरे प्यार में कोई कमी छोड़ी थी। विकी मेरी हर बात को मानता था, वो अपने लिए मुझे ज़रूरी समझता था। शादी के बाद जल्द ही हम दोनों पति पत्नी हनीमून पर गोवा घूमने के लिए चले गए थे, जिसकी वजह से मुझे अपने ससुराल वालों के साथ बहुत कम साथ रहने का टाइम मिला था। इसलिए मेरे दिमाग में जो अपने ससुराल वालों से बदला लेने का जज्बा जाग रहा था, फिलहाल वो थोड़ा कम हो गया था। मैं भी ये पुरानी बातों को भूलकर गोवा में एंजॉय कर रही थी, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत वक्त था, जिसे याद रखने के लिए मैंने बहुत सारी फ़ोटो और वीडियो भी अपने पास सेव कर ली थी। इसी तरह वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला, या फिर अच्छा वक्त इतनी जल्दी ही गुजर जाया करता है। धीरे धीरे हम दोनों पति पत्नी अपनी नॉर्मल सी ज़िंदगी की तरफ आने लगे थे। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, तो हमें किसी और की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम अपनी एन्जॉयमेंट वाली लाइफ से नॉर्मल ज़िंदगी की दुनिया में आ गए, तो जल्द ही मेरे ससुराल वालों का असल चेहरा भी मेरे सामने आने लगा था। लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहने वाली थी, लेकिन जो मैं हासिल करना चाहती थी वो मुझे मिल चुका था। हर लड़की के कुछ सपने होते हैं कि उसकी अच्छी जगह शादी हो, उसका पति उससे प्यार करने वाला हो, उसका अपना एक घर हो जिस पर वो अकेली राज कर सके। बिल्कुल ऐसे ही मेरे सपने भी थे, जो कि अब पूरे होने लगे थे। मुझे सब कुछ मिल चुका था, लेकिन अभी ऐसा घर नहीं मिला था जहाँ पर मैं पूरे घर में सिर्फ अपना ही राज चला सकूं। मैं अपने पति की मोहब्बत में एक अलग घर की ख्वाहिश को भूल चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो अपने घर वालों से दूर हों, लेकिन मेरे ससुराल वाले, ख़ासकर मेरी सास और मेरे ससुर, मेरा इस घर में रहना मुश्किल कर रहे थे। उनका ख्याल था कि मैं उनसे तंग आते ही इस घर को छोड़कर और उनके बेटे को छोड़कर चली जाऊं,
और फिर वो अपनी मर्जी से एक अमीर ख़ानदान की लड़की की शादी अपने बेटे के साथ करवाकर उसको अपने घर ले आएंगे। लेकिन मैं उनकी हर सोच और उनके हर सपने को गलत साबित करने वाली थी। इसीलिए जब उनका असली रूप देखा तो खुद को भी इस रूप में धारण कर लिया था। उनका असली रूप ये था कि वो मेरे पति के सामने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे, लेकिन मेरे पति के जाने के बाद वो अपनी असलियत में आ जाते थे। कुछ महीने तो ऐसे ही गुजरते चले गए, लेकिन जब मुझे लगा कि इस घर में रह रहकर मेरा सुकून बर्बाद हो रहा है, तो मैं सारे नाटक को ख़त्म करने लगी। और इसका मुझे यही हल नज़र आ रहा था कि अपने पति से कहूँ कि वो मुझे एक अलग घर लेकर दे। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे उम्मीद थी कि मेरा पति यही बात सुनते ही फ़ौरन मान लेगा, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी, क्योंकि मेरी ये बात सुनते ही वो कुछ परेशान हो गए थे। जिसके बाद उन्होंने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम किसी भी तरह से यहीं रहने की आदत डालो। वो अपने घर वालों को नहीं छोड़ना चाहते थे। आज पहली बार मेरे पति ने मेरी किसी बात से इनकार किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं अपने पति से भी नाराज़ हो गई थी। मेरी नाराज़गी देखते ही मेरे पति पागल से हो गए थे। उन्होंने मुझे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानी और उन्होंने ही मेरी ज़िद के आगे हार मान ली थी और अपने घर वालों से अलग होने का फ़ैसला कर लिया था। इसके बाद वो मुझे छोटे से फ्लैट में लेकर आ गए थे, जिसे देखते ही मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरे सास ससुर जिस घर में रहते थे वो बहुत बड़ा था। इसीलिए मुझे लगा था कि चलो इस घर जितना तो नहीं, बल्कि इससे छोटा घर मुझे ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन ये तो एक कमरे का छोटा सा ही फ्लैट था। इस फ्लैट को देखते ही एक बार फिर मेरे और मेरे पति का झगड़ा शुरू हो गया था। मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं कोई नोट छापने की मशीन नहीं हूँ जो तुम्हें अलग से एक बड़ा घर लेकर दूँ। तुम्हें इस फ्लैट में रहना है तो रहो, वरना वापस अपने ससुराल वाले घर में ही। लेकिन अब मैं किसी भी हाल में उस घर में नहीं जा सकती थी, क्योंकि इससे मेरा घमंड और मेरी इज्जत खराब हो जाती, जो मुझे किसी भी हाल में गवारा नहीं थी। और दूसरी बात, जो गम मैं अपने सास ससुर को देकर आई थी कि उनके बेटे को मैंने उनसे अलग कर दिया था, उनके इस गम को अब मैं उनके दिल से ख़त्म नहीं करना चाहती थी। मेरे दिमाग में वो टाइम चल रहा था जब मेरे पति ने अपने माँ बाप को बताया था कि वो अलग घर में शिफ्ट हो रहा है, तो उसके माँ बाप उसकी जुदाई से तड़प उठे थे। उसकी माँ तो बहुत रो रही थी कि वो अलग ना हो और कभी इस घर से ना जाए, क्योंकि विकी उनका इकलौता बेटा था और मेरी ज़िद की वजह से मेरा पति मजबूर हो गया था। मेरे ससुराल वाले जो ये सोचे हुए थे कि उनके बुरे व्यवहार से मैं तंग आते ही अपने पति को छोड़ दूंगी, उनके बेटे की ज़िंदगी से जाकर उन्हें खुश कर दूंगी, तो ये उनकी भूल साबित हुई। बल्कि मैंने उनको साबित कर दिया था कि वो मुझे क्या, इस घर से और अपने बेटे की ज़िंदगी से निकालेंगे। मैंने उनके बेटे को उनसे दूर करके उसको इस घर से ही निकालकर अपने साथ लेकर चली गई और वो लोग पीछे हाथ मलते रह गए। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं उसके इसी प्यार का फ़ायदा उठा रही थी। शुरू में तो मुझे कुछ दिन ये छोटा सा फ्लैट बुरा लगता था, लेकिन फिर मुझे इस फ्लैट की आदत होने लगी थी। और दूसरा, मैं ये सोचती थी कि जो भी है अच्छा है। मुझे अपने ससुराल वालों के नाटक से तो रिहाई मिल गई थी। अब मैं यहाँ पर सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। दिल को तसल्ली दिलासा देने की देर थी तो दिल भी संभल ही गया था और मैं अपनी छोटी सी दुनिया में थी। ज़िंदगी एक बार फिर से मेरे सपनों जैसी हो गई थी। मैं जब कभी अपने मायके जाती थी तो वहाँ सब मेरी लाइफ और मुझे देखकर जलते रहते थे। मेरे माता पिता को जो मेरी शादी से पहले मेरे ससुराल वालों की वजह से टेंशन रहती थी, अब वो भी उस टेंशन से फ्री रहने लगे थे। मैं सुबह को अपने हाथों से नाश्ता तैयार करके अपने पति के सामने रखती थी और साथ ही उनके लिए दोपहर का लंच पैक भी कर दिया करती थी। मेरे पति जब अपने घर पर रहते थे तो वो अपना कोई काम नहीं किया करते थे, लेकिन जब से वो अपनी फैमिली से अलग हो गए थे, इसीलिए अब घर का खर्च उन्हें ही उठाना था। इसीलिए वो अपने डैड के ही ऑफिस में जाने लगे थे। इसी तरह से घर का खर्च आराम से चल रहा था और मेरे पति हमेशा मुझे खुश रखते थे। मैं रात का खाना भी अपने हाथों से बनाकर पहले ही रेडी करके रख दिया करती थी। मेरे पति को लगता था कि मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ। सारा दिन छोटे छोटे काम करती थी और फ्री हो जाने के बाद सो जाया करती थी। कभी कभी टीवी देख लिया करती थी और कभी कभी मोबाइल इस्तेमाल करने की मेरी आदत बनती ही जा रही थी।
मतलब मेरी ज़िंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। रात का खाना कभी कभी हम दोनों घर पर ही खाते थे, क्योंकि ज़्यादातर मेरे पति मुझे बाहर रेस्टोरेंट में ही खाना खिलाने के लिए लेकर जाते थे और हम दोनों रात को बाहर घूमने के लिए जाते थे। जैसे ही मेरे पति घर आते थे, मैं उनसे बाहर घूमने की फरमाइश करती थी तो वो फ़ौरन राज़ी हो जाते थे। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ये सब कुछ कम भी होने लगा था, जिसकी वजह ये थी कि अब मेरे पति अक्सर रात का खाना बाहर ही अपने दोस्तों के साथ खाकर आने लगे थे, जिस पर मैं उनको कुछ कहती तो नहीं थी, बस मेरा मूड ख़राब हो जाता था। खुद अकेले घर में कुछ न कुछ बनाकर खा लेती थी, या फिर कभी कभी मेरे पति मुझे खुश करने के लिए बाहर से ही खुद खाना पैक करवा कर ले आते थे। एक दिन मेरे पति को ऑफिस गए हुए 3-4 घंटे हो गए थे, तभी मेरे मोबाइल पर किसी का फ़ोन आने लगा। मुझे उस टाइम बहुत सुस्ती आ रही थी। मैं लेटी हुई टीवी देख रही थी। मोबाइल हाथ में लेने से ही पहले मैं समझ गई थी कि फ़ोन मेरे पति का ही होगा, और सच में ऐसा ही था। मेरे मोबाइल पर मेरे पति की ही कॉल आ रही थी, क्योंकि वो रोज़ इस टाइम पर मुझे कॉल किया करते थे। मैंने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव की। मुझे ऐसा लगा या तो मेरे पति आज मुझे कोई सरप्राइज़ देने वाले हैं, या फिर उनका मुझसे फ़ोन पर प्यार भरी बात करने का दिल चाह रहा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो मुझसे कहने लगे, आज शाम मेरे कुछ दोस्त घर पर आ रहे हैं, तो तुम उनके लिए अच्छा सा खाना बना लेना। जिस पर मेरा मूड बिगड़ गया था और मैंने कहा कि आज क्या हो गया, पहले भी तो तुम लोग बाहर से खाना खाते थे, तो आज भी बाहर से ही खाना खा लेना। मेरे पति ने मेरी बात नहीं मानी और कहने लगे कि मेरा दोस्त घर पर आने की बहुत ज़िद कर रहा है और उसे घर का ही खाना खाना है। उसका कहना है कि वो मेरी पत्नी के हाथ का बना हुआ खाना खाना चाहता है, तो मेहरबानी करके इस बात पर बहस मत करो और आज खाना बना लो। तो मैंने ना चाहते हुए भी अपने पति की बात मान ली और किचन की तरफ चली गई। शाम होने में अभी काफ़ी वक्त था, लेकिन मैं अकेली थी, इसलिए अभी से ही खाने की तैयारी शुरू कर दी थी ताकि टाइम पर मैं सारा खाना रेडी कर सकूं। मेरे पति ने पहली बार मुझसे कोई डिमांड की थी, तो मैं सब कुछ बहुत अच्छा करना चाहती थी। वैसे तो मैं खाना अच्छा बनाया करती थी, लेकिन आज मैंने कुछ और स्पेशल डिशेस भी बनाई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति के दोस्त मेरे पति से कहें कि तुम्हारी पत्नी ने अच्छा खाना नहीं बनाया। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और खाना बहुत अच्छा बना था। मेरे पति के दोस्त ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, जिस पर मुझे और मेरे पति को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की थी कि मेरे पति का दोस्त मुझे बार बार देखे जा रहा था और बार बार ही खाने की तारीफ़ किए जा रहा था। उसके कुछ दिनों के बाद ही फिर मेरे पति का फ़ोन आया कि आज फिर खाना तैयार कर लेना, पर आज भी सिर्फ मेरा वही दोस्त आएगा जिसके लिए तुमने उस दिन खाना बनाया था। अब मुझे अपने पति की ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि आपको इसी तरह बार बार अपने दोस्त को घर लाते रहेंगे और मुझसे खाना बनवाते रहेंगे। अब अच्छी मुसीबत मेरे सर पर आ गई थी कि रोज़ रोज़ खाना पकाओ। मुझे अब फ्री रहने की इतनी आदत हो गई थी कि ज़्यादा काम करने से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। मैं उस दिन खाना बनाते बनाते सोच रही थी कि मैं आज रात विकी को सख्ती से मना कर दूंगी कि आइंदा मुझे खाना बनाने को ना कहे और बाहर से ही अपने दोस्तों को खाना खिला दे। उन्हें घर लाने की कोई ज़रूरत नहीं, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरी ये बात मेरे पति से कहे बिना ही पूरी होने वाली थी, और इस सब के पीछे जो वजह बनने वाली थी, इस वजह ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था, और यही वजह मुझे अपनी ज़िंदगी से कहीं का कहीं खड़ा करने वाली थी। उस रात जब मेरे पति घर में दाखिल हुए तो वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। उनके साथ उनका वही दोस्त भी मौजूद था जो उस दिन खाने पर आया था। आज मेरा पति न जाने क्यों उस दिन से ज़्यादा अपने दोस्त को इज्जत दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये इनका दोस्त है तो फिर मेरे पति उनके साथ इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और सोचती, मेरे पति ने मुझे बताया कि दिया, तुम मेरे दोस्त को तो जानती ही हो, ये वही दोस्त है जो उस दिन खाने पर आया था। इसका नाम राहुल है। हम दोनों दोस्त होने के साथ साथ ही अब बिजनेस पार्टनर्स भी बनने वाले हैं। ये बात सुनकर तो मैं खुश हो गई थी, लेकिन मैं सोच रही थी कि आखिर ये दोनों किस तरह का बिजनेस करने वाले हैं और कैसे बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं। वो दोनों बैठ गए और मैंने उन दोनों को पानी दिया। राहुल हमेशा मुझे घूर घूर कर देखता रहता था। राहुल और विकी अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते थे और इसी खुशी में मेरा हाथ का बना खाना खाने के लिए हमारे घर पर आए थे।
विकी ने मुझे बताया कि हम दोनों डैड के ऑफिस में एक साथ बैठकर ही लंच किया करते थे। राहुल मेरा खाना खा जाया करता था। तुम्हारे हाथ का बना खाना तो सारे ऑफिस में फेमस है। इसको तुम्हारे हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। और जब हम आज से अपने नए काम की शुरुआत करने वाले थे, इसलिए आज राहुल चाहता था कि वो आज हमारे घर आए और तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाए। इसीलिए मैंने तुम्हें फ़ोन करके कह दिया था कि आज तुम फिर से मेरे दोस्त के लिए खाना बना लो। राहुल मुझे ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था और बार बार विकी की बातों पर मुस्कुराए जा रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं रोज़ ही विकी के आने से पहले ही तैयार हो जाती थी। खूबसूरत तो मैं पहले से ही थी, लेकिन जब मैं सच संवर के तैयार हो जाती थी और अपने पति के सामने आती थी तो मेरे पति कहीं और देख ही नहीं पाते थे और हर वक्त मेरी तारीफ करते रहते थे। मगर आज मेरे पति तो मुझे देख ही रहे थे, लेकिन उनके साथ साथ उनके दोस्त की नज़रें भी मुझसे नहीं हट रही थी। मैं राहुल की नज़रों को अब धीरे धीरे समझ गई थी, इसीलिए मुझे कुछ बेचैनी का एहसास होने लगा था। अपने पति के दोस्त को कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए बस बेवजह की स्माइल किए जा रही थी। काफ़ी देर बाद वो हमारे घर से गया था और वो मेरे पति से बार बार मेरे बारे में बातें किए जा रहा था। वो बस बार बार यही कह रहा था कि भाभी बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरत है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी भी ऐसी ही हो। और मेरा पति तो अपने दोस्त से मेरी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रहा था। जब रात को विकी और मैं लेट गए तो मैं विकी से कहने लगी, आखिर आप दोनों दोस्त कैसा बिजनेस शुरू करने वाले हो? विकी ने मुझसे कहा कि जब से मैं इस घर में आया हूँ, डैड का बिहेवियर मेरे साथ अच्छा नहीं रहता है। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, लेकिन फिर भी अपने ही ऑफिस में मुझे अब हर काम अपने डैड से पूछकर करना पड़ता है। मैं वहाँ का बॉस हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर नौकरी के तौर पर काम करता हूँ। डैड मुझे इस तरह से सैलरी देते हैं जैसे मैं उनका बेटा नहीं, ऑफिस में काम करने वाला कोई नौकर हूँ। मेरा ये दोस्त भी ऑफिस में ही काम किया करता था। अब हम दोनों अपने अपने पैसे लगाकर एक अपना नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं और फिर तुम देखना, हम इस छोटे से फ्लैट से भी निकल जाएंगे और एक बड़े से घर में शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। मैं अपने पति की बात सुनकर खुश हो गई थी, क्योंकि मैं भी और ज़्यादा आराम वाली ज़िंदगी चाहती थी, क्योंकि अभी मेरे इस फ्लैट में नौकर मौजूद नहीं थे और मुझे घर का काम करना पड़ता था। अगर मेरे पति का काम अच्छा चलता तो मैं रानियों वाली ज़िंदगी गुजारती। अब रोज़ यही होने लगा था। राहुल रोज़ हमारे घर पर आने लगा था और कहता था कि मैं विकी से बिजनेस के सिलसिले में बात करने के लिए आया हूँ। छोटी से छोटी बात पर वो हमारे घर पर आ जाया करता था। वो मेरे लिए बहुत खूबसूरत और महंगे महंगे तोहफे भी लेकर आने लगा था। मैंने राहुल से मना भी किया कि मुझे इतने महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन विकी मुझे आगे से खामोश कर दिया करते थे। अब रोज़ यही सब कुछ होने लगा था। राहुल मुझ पर बहुत गंदी निगाह डालता था। मुझे राहुल बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जबकि वो मेरे पति का एक बिजनेस पार्टनर था, इसलिए मुझे उसे बर्दाश्त करना पड़ता था। एक दिन मेरे पति ने मुझे राहुल के बारे में ऐसी बात कही कि मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मेरे पति ने मुझसे कहा कि राहुल अब जब भी घर पर आए तो तुम उससे खुश होकर ही बात किया करो, जैसा वो कहे वैसा ही किया करो, जिसकी वजह से राहुल और मेरा बिजनेस और भी ज़्यादा चलने लगेगा। मैंने विक्की से कहा कि आखिर आप दोनों के बिजनेस के बीच में आप मुझसे राहुल को खुश रखने की बात क्यों कह रहे हो? मैं गुस्से में आकर विक्की से ये बात कहने लगी थी। विक्की ने कहा कि तुम्हें पता है, जब से तुम्हारी वजह से मैं इस घर में आया हूँ, मुझे कितनी परेशानी हो गई है। मेरा बाप मुझे नौकरों की नज़र से देखने लगा था, जबकि मैं उस ऑफिस का बॉस था। लेकिन जिस दिन से तुम मुझे इस घर में लेकर आई हो, उस दिन से ही मेरे पिता ने मुझे नौकर समझ लिया। मुझे सैलरी ऐसे देते थे जैसे किसी नौकर को देते हैं। सारे ऑफिस के सामने मेरी वैल्यू सिर्फ एक नौकर वाली ही रह गई थी और मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता था। इसीलिए हमारे बिजनेस में सारा पैसा राहुल ने ही लगाया और हम दोनों जो भी काम करेंगे उसका हमें जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब हम दोनों में आधा आधा बट जाएगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं इस बिज़नेस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाता, तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमें राहुल से दबना पड़ेगा और उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। मतलब मेरा पति तरक्की के लालच में इतना अंधा हो गया था कि वो सही गलत की पहचान भी भूल गया था। मैंने अपने पति की प्लानिंग सुनते ही इनकार कर दिया। मुझे उसकी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी।
बल्कि वो उल्टा मुझे ही समझा रहा था और उसने बातों बातों में मुझे ऊंचे ऊंचे सपने दिखाए कि एक बार बस मेरा बिजनेस ठीक से चल जाए। उसके बाद मैं राहुल को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अब राहुल को काबू करने का एक यही तरीका है। अगर तुमने राहुल को काबू कर लिया तो हमारी जिंदगी में वारे के न्यारे हो सकते हैं। राहुल के पिता बहुत अमीर हैं। राहुल ने तो अपने पिता से पैसे लेकर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दिया, तुम्हें ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारा जो एक बड़े घर का सपना है वो भी इसी तरह से पूरा हो सकेगा। उस दिन मेरे पति ने मुझे किसी न किसी तरह से अपनी बातों में काबू कर लिया था और मैं फिर उसके कहने के मुताबिक उसके दोस्त राहुल के आने पर उसके साथ वक्त गुजारने लगी थी। अंदर से मेरा दिल ये सब करने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो जाएगा। और जो मैं समझती थी कि मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, उसका प्यार मेरे लिए बिल्कुल गलत साबित हुआ था। पैसों के लालच में वो सब कुछ भूल गया था। उस टाइम तो मैं उसकी सारी प्लानिंग में शामिल हो गई थी। फिर धीरे धीरे मेरे दिल में अपने पति के लिए नफरत भरने लगी थी कि ना जाने मेरा पति कैसा था, जिसके सामने मैं उसके दोस्त के साथ कमरे में टाइम